गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री नंदी विश्वविद्यालय में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 2011 का डेफिनेशन, ह्रास, लक्षण, मूल्यह्रास का आयोजन, उद्देश्य या आवश्यकता, मूल्यह्रास की उत्पत्ति। सबसे पहले व्यवसाय में संचालन के लिए विभिन्न प्रकार की स्थायी संपत्तियों की आवश्यकता पड़ती है। फर्नीचर, भवन, मशीनें, ये संपत्तियां स्थायी प्रकृति की होती हैं। इनका उपयोग व लाभ आगे आने वाले कई वर्षों तक होता रहता है। निरंतर या लगातार उपयोग में आने के कारण इन संपत्तियों का मूल्य निरंतर घटता चला जाता है। ऐसा समय आता है कि जब इन संपत्तियों का कोई मूल्य नहीं रह जाता है, अर्थात ये संपत्तियां मूल्यहीन हो जाती हैं। अतः व्यवसाय में स्थायी संपत्तियों का निरंतर प्रयोग, घिसावट, टूट फूट होने के कारण उनका व्यवसाय में कोई प्रयोग मितव्ययी नहीं होता है और उन्हें पुनर्स्थापना करने की आवश्यकता होती है। स्थायी संपत्तियों की पुनर्स्थापना के लिए व्यवसाय को भारी मात्रा में पूंजीगत व्यय करने पड़ते हैं। इस पूंजीगत व्यय की व्यवस्था करने की यह व्यवसाय स्थायी संपत्तियों पर ह्रास के लिए प्रावधान बनाकर करता है। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि हम जो स्थायी संपत्तियां हैं उन स्थायी संपत्तियों का व्यापार में लगातार प्रयोग करते रहते हैं। अब धीरे धीरे उनमें टूट फूट, घिसावट, एक समय ऐसा आता है कि वह कार्य करने के अयोग्य घोषित हो जाती हैं और उनकी जगह तुरंत दूसरी मशीनें लगाना इतना आसान नहीं होता है। तो क्या करती है कि हम उनकी जगह एक ह्रास का आयोजन करते हैं जिसमें हम लगातार उसमें कुछ काटते जाते हैं और जैसे ही हमारी संपत्तियां अयोग्य हो जाती हैं हम उनकी जगह दूसरी नई मशीनों की स्थापना कर देते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? ह्रास कहते हैं। अब देखिए, ह्रास सने सने होने वाली स्थायी संपत्ति में कमी को ह्रास कहते हैं, या संपत्ति में आने वाली कुछ कमी को ही हम ह्रास कहते हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि स्थायी संपत्ति के मूल्य में समय व्यतीत होने, निरंतर उपयोग में आने, अप्रचलित होने, दुर्घटनाग्रस्त होने आदि के कारणों से कमी आने की घटौती या मूल्य ह्रास कहलाती है। ठीक है ना। अब आते हैं आपका मूल्यह्रास की लक्षण। तो स्थायी संपत्तियों से संबंधित, इसका संबंध किससे होता है? स्थायी संपत्तियों से होता है। मूल्यह्रास का संबंध स्थायी या मूर्त संपत्तियों से होता है, ना कि अमूर्त संपत्तियों से होता है। यानी मूल्यह्रास का संबंध जो दिखाई देने वाली संपत्तियों का एक आकार होता है, वास्तविक रूप होता है, उससे संबंधित होता है। अमूर्त संपत्तियों से इसका संबंध नहीं होता है। निरंतर प्रक्रिया, मूल्यह्रास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ह्रास एक हानि है। मूल्यह्रास अन्य हानियों की भांति व्यवसाय के लिए एक हानि है। संपत्तियों के मूल्यों में स्थायी कमी, मूल्यह्रास के कारण संपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी स्थायी होती है। पुस्तकीय मूल्य से संबंध, मूल्यह्रास का संबंध लागत मूल्य अथवा विक्रय मूल्य से नहीं होता है, वरन पुस्तकीय मूल्य से होता है। पुस्तकीय मूल्य से संबंध, मूल्यह्रास का संबंध लागत मूल्य अथवा विक्रय मूल्य से नहीं होता, वरन पुस्तकीय मूल्य से होता है। लेखा प्रतिवर्ष होता है। मूल्यह्रास का संबंध लागत मूल्य विक्रय मूल्य दोनों से नहीं होता, प्रतिवर्ष होता है। और लेखा प्रतिवर्ष मतलब मूल्यह्रास प्रतिवर्ष लगाया जाता है, मतलब हर वर्ष लगाया जाता है। लेखा करना अनिवार्य, मूल्यह्रास का लेखा प्रतिवर्ष करना अनिवार्य है, चाहे व्यवसाय में हानि हो या लाभ, कोई किसी भी कंडीशन में हमें मूल्यह्रास का आयोजन करना आवश्यक है। अब उसकी उत्पत्ति के कारण निरंतर उपयोग, ह्रास कब उत्पन्न होती है? जब किसी मशीन का हम लगातार उपयोग करते हैं तो उसमें आने वाली कमी, घिसावट, टूट फूट आदि के कारण उसमें कमी आती जाती है, उसे हम ह्रास कहते हैं। समय का व्यतीत होना, लगभग सभी संपत्तियों की कीमत समय बीतने के साथ साथ कम हो जाती है, चाहे उस संपत्ति का उपयोग किया जाए या न किया जाए, परंतु फिर भी मूल्य कम हो जाता है। मूल्य पदार्थों का समाप्त हो जाना, कुछ संपत्तियां ऐसी होती हैं जिनका मूल्य उनमें निकलने वाले पदार्थों के समाप्त हो जाने पर कम हो जाता है। जैसे कोयले की खदान से कोयला निकालने के बाद खदान की कीमत कुछ भी नहीं रहती है। तो कुछ वस्तु ऐसी है वास्तव में, जैसे कोयले की खदान है, अब उसमें कोयले नहीं है तो वो किस वस्तु की खदान है? उनका मूल्य खत्म हो गया ना। बाजार मूल्य में स्थायी गिरावट, संपत्तियों के भाव बाजार में कम ज्यादा होते ही रहते हैं। विभिन्न कारणों से जब किसी संपत्ति का मूल्य गिर जाता है तो उपयोग में आ रही संपत्ति का मूल्य भी कम हो जाएगा। ठीक है ना। बाजार भाव गिरने पर परिणाम होगा कि संपत्ति बेचते समय और भी कम दाम में मिलेंगे। दुर्घटनाओं के कारण संपत्तियों की दुर्घटना होने से भी उनके मूल्य में कमी आ जाती है। दुर्घटनाग्रस्त वस्तु को बेचने से वस्तु कम मूल्य प्राप्त
होता है या दुर्घटना, आग लगने, बाढ़ या भूकंप आदि किसी भी कारण से हो सकती है। अप्रचलन के कारण देखिए, नई तकनीकी का आविष्कार होने के कारण, यानी कहने अप्रचलन मतलब कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो आधुनिक उपकरण होते हैं, और जो पुरानी मशीनें होती हैं तो आधुनिक मशीनों की अपेक्षा पुरानी मशीनें उतनी क्षमता से उत्पादन नहीं कर पाती हैं। तो आधुनिक मशीनें अधिक चलन में आ जाने के कारण वो पुरानी मशीनें अप्रचलित हो जाती हैं, उनकी जगह हमें नई मशीनें लगाना ही पड़ती हैं। मूल्य ह्रास आयोजन के उद्देश्य या आवश्यकता क्यों पड़ती है? सही उत्पादन लागत मालूम करने के उद्देश्य या के लिए। अन्य व्यय के समान मूल्य भी एक व्यावहारिक व्यय है। अगर इसका लेखा नहीं किया जाए तो उत्पादन लागत कभी नहीं सही नहीं निकल सकती। अतः ह्रास का आयोजन करना उत्पादन लागत मालूम करने के लिए आवश्यक है। अगर हम ह्रास का आयोजन नहीं करेंगे तो जो उत्पादन लागत है या मूल्य ह्रास आयोजन किए बिना हम उत्पादन लागत का सही मूल्यांकन नहीं कर सकते, ना ही सही मूल्य मालूम पड़ सकता है। शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करने हेतु ह्रास का आयोजन शुद्ध एवं सही लाभ ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगर ह्रास का लेखा नहीं किया जाए तो लाभ हानि खाता व्यापार का सही लाभ नहीं दर्शाएगा। यानी हमें अगर अपनी शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करना है और अगर हमने ह्रास का आयोजन नहीं किया है तो लाभ हानि या व्यापार एवं लाभ हानि खाता हमारे व्यापार की शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि को सही नहीं दर्शाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका सही आर्थिक स्थिति जानने हेतु। सही आर्थिक, अगर हमारा व्यापार एवं लाभ हानि खाता आर्थिक शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि को नहीं दर्शाता है तो हमारे व्यापार की आर्थिक स्थिति यानी बैलेंस शीट जिसे हम चिट्ठा कहते हैं तो वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाएगा। कानूनी अनिवार्य, कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार यह अनिवार्य कर दिया गया है कि प्रत्येक कंपनी लाभांश बांटने के पूर्व ह्रास का आयोजन करे। यानी कहने का मतलब है कि जो कंपनियों में बड़ी मशीनें या छोटी मोटी सारी मशीनें लगी रहती हैं, कार्य करती हैं, तो वह अपना लाभांश विभाजन करने से पहले ह्रास का आयोजन करना अति आवश्यक है, अनिवार्य है। इस संबंध में आयकर अधिनियम ने ह्रास की दरें भी निश्चित कर दी गई हैं। ठीक है ना। आयकर से छूट प्राप्त करने हेतु आयकर अधिनियम के अंतर्गत ह्रास एक मान्य व्यय है, अतः इसका लेखा अवश्य करना चाहिए। आयकर से छूट तभी मिलती है जबकि पुस्तकों में ह्रास संबंधित लेखे किए गए हैं। संपत्तियों की पुनर्स्थापना हेतु कार्यशील जीवन काल के उपरांत मशीनों की पुनः स्थापना की आवश्यकता होती है। उस समय नई मशीनें खरीदना आवश्यक हो जाता है। नई मशीनें खरीदने हेतु एक बड़ी धनराशि की आवश्यकता होती है जो एक बार व्यापार से निकालने पर व्यापार की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकती है। अतः ह्रास के रूप में प्रतिवर्ष थोड़ी धनराशि अलग रखकर कुछ वर्षों तक एकत्रित धनराशि से नई मशीन आसानी से क्रय की जा सकती है। ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि कोई जो पुरानी मशीन है उसके हम धीरे धीरे ह्रास काटते जाएंगे तो जब तक वो अप्रचलित होगी तब तक हमारे पास एक फंड हो जाएगा। इस फंड जब भी वो मशीन बेकार हो जाएगी तो उसकी जगह हम तुरंत दूसरी नई मशीन की स्थापना तुरंत कर सकते हैं। पूंजी में कमी होने से बचने के लिए देखिए, स्थायी संपत्ति खरीदते समय काफी धनराशि व्यय करनी पड़ती है। अगर प्रतिवर्ष ह्रास का आयोजन नहीं किया जाए तो मशीन के जीवन काल की समाप्ति होने वाले वर्ष में मशीन पूर्ण रूप से व्यर्थ हो जाएगी और एकाएक हानि होने से पूंजी में कमी आ जाएगी। यानी अगर हम ह्रास का आयोजन नहीं करते हैं और उसकी जगह दूसरी मशीन की पुनर्स्थापना नहीं करते हैं तो वह मशीन कार्य करते करते धीरे धीरे इतनी बेकार हो जाएगी कि वह बिल्कुल कार्य करने के अयोग्य, जितना वह उत्पादन नहीं करेगी जितना उस पर हमें खर्च करना पड़ेगा, जिससे हमें लाभ के स्थान पर क्या होगी, हानि होना शुरू हो जाएगी। आधुनिकतम मशीनों को क्रय करने हेतु आजकल दिन प्रतिदिन नए आविष्कार ही हो रहे हैं। फलस्वरूप नई मशीनों का निर्माण हुआ है। व्यापारिक दुनिया में प्रतिस्पर्धा से टिकने के लिए आवश्यक है कि उन्नत तकनीक वाली मशीनों को भी लगाया जाए, पुरानी मशीनों को हटा दिया जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि आज जो मशीनों नए आविष्कार हो रहे हैं और नई मशीनें बाजार में आ रही हैं, अगर हम उन नई मशीनों का प्रयोग नहीं करेंगे और पुरानी मशीनों से ही व्यापार करेंगे तो हम आज की प्रतियोगिता का सामना नहीं कर सकते हैं। तो आज के समय को देखते हुए और प्रतियोगिता का सामना करने के लिए समय समय पर हमें नई मशीनों का प्रयोग करना आवश्यक होगा, तभी हम लंबे समय तक व्यापार कर सकते हैं। मरम्मत निपुणता नहीं लाती। संपत्ति की कितनी ही मरम्मत क्यों ना कराई जाए
वह प्रारंभ की कार्यक्षमता के समान कार्य नहीं करती। निरंतर प्रयोग से वह घिसती जाती है, जिससे उसकी क्षमता में लगातार कमी आती है। इसलिए एक निश्चित या उचित अवधि के बाद उसको बदलना अनिवार्य हो जाता है। अनुद्देश ह्रास का आयोजन न करने से लाभ ज़्यादा दिखाई देगा, जिसके अनेक कुप्रभाव होंगे, जैसे मजदूरी अधिक, मजदूरी महंगी, आयकर अधिक देना होगा, लाभांश ज़्यादा चुकाना होगा आदि। अब मूल्यह्रास के प्रभावित तत्व जैसे संपत्ति की लागत। संपत्ति की कुछ आज मैं पॉइंट बताऊंगा। संपत्ति की लागत, संपत्ति का अनुमानित जीवन काल, अनुमानित अवशिष्ट मूल्य, विनियोजित पूंजी पर ब्याज, संपत्ति का उपयोग, संपत्ति प्रकृति, मरम्मत एवं नवीनीकरण, पूंजीगत व्यय, संपत्ति के अप्रचलित से होने की दशा में विविध कानून आदि। बच्चों, आज मैंने आपको मूल्यह्रास के लक्षण बताए, मूल्यह्रास होता क्या है मीन्स बताया, मूल्यह्रास की उत्पत्ति के कारण बताए क्यों होती है, निरंतर प्रयोग आदि जो भी है ना, और मूल्यह्रास के उद्देश्य या आवश्यकता। आने वाले समय में मूल्यह्रास की प्रभाव तत्व, मूल्यह्रास आयोजन आवश्यक है, स्थायी फिर उसके बारे में मूल्यह्रास की विभिन्न प्रणालियां बताऊंगा। स्थायी किस्त पद्धति, घटती शेष पद्धति, वार्षिक पद्धति, घटती निधि पद्धति, वार्षिक मशीन घंटा दर विधि, वार्षिक मूल्यांकन पद्धति, वैज्ञानिक विधि, कार्यक्षमता घंटा प्रणाली, प्रतिस्थापन लागत विधि, बीमा पॉलिसी विधि आदि जो 9-10 विधियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप इसकी थ्योरी को ध्यान से पढ़ लें और घर पर इसको एक बार ध्यान से पढ़ लें, और जो भी समझ में नहीं आए विद्यालय में आकर संबंधित शिक्षक से संपर्क करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।